नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। मैं रोश चौहान आपका अपने YouTube चैनल पर बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आज हम पढ़ेंगे प्राकृतिक वनस्पति और वन्य जीवन संसाधन को अच्छे से पढ़ेंगे, समझेंगे और जानेंगे। इससे पहले हमने पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 में भूमि, मृदा और जल तीनों को पढ़ा और ये हमारा चौथा पार्ट होगा जिसमें हम इस टॉपिक को पढ़ेंगे और कवर करेंगे। चलिए शुरुआत करते हैं। प्राकृतिक वनस्पति और वन्य जीवन। स्कूल के बच्चे हस्तशिल्प प्रदर्शनी में घूम रहे थे। प्रदर्शनी की वस्तुएं देश के भिन्न भिन्न भागों से एकत्रित की गई थी। मोना ने एक थैला हाथ में लिया उठाया और उत्साह से कहा, यह एक सुंदर हैंडबैग है। अध्यापिका ने कहा, हाँ, यह जूट से बना है। क्या आप उन टोकरियों, दीप छत्रों और कुर्सियों को देखते हैं? वे बेंत और बांस की बनी है। भारत के पूर्वी और पूर्वी आर्द्र प्रदेशों में बांस प्रचुर मात्रा में पैदा किया जाता है। जैसे रेशमी स्कार्फ देखकर उत्साहित थी। यह खूबसूरत स्कार्फ देखो। अध्यापिका ने स्पष्ट किया कि रेशम कीटों से बड़ा प्राप्त किया जाता है और शहतूत के पेड़ों पर पाले जाते हैं। बच्चे समझ गए कि पौधे हमें अनेक विभिन्न उत्पादन प्रदान करते हैं जिनका उपयोग हम अपने दैनिक जीवन में करते हैं। बिल्कुल सही है ना माय फ्रेंड्स। यहाँ पर देखिए हमें बताया जा रहा है कि यहाँ पर स्कूल का ट्रिप है। एक तरह से बच्चे घूम रहे हैं, प्रदर्शनी हो रही है और हस्तशिल्प प्रदर्शनी कहने का तात्पर्य है हाथों से बनाई गई बहुत अच्छी खूबसूरत कलाकारी। और वह सारी के सारी हमें वस्तुएं जो कलाकारी के थ्रू हाथों से बनाई गई हैं उनको एक तरह से लगाना वहाँ पर स्टॉल की तरह जैसे लगता है ना, उस तरीके से। और यहाँ पर यह भी बताया जा रहा है कि बच्चे देख रहे हैं नई नई वस्तुएं और काफ़ी अलग अलग उत्साह उनमें झलक रहा है देखते हुए। जैसे हाथ में थैला लेकर के उत्साह के साथ कहा मोना ने कि यह सुंदर हैंडबैग तो देखो। अध्यापिका ने कहा कि हाँ, यह जूट से बने हुए हैं। और जैसा कि आपने देखा कि कुर्सियाँ और टोकरी और दीप छत्र देख करके टीचर ने जवाब दिया कि ये बेत और बांस की बनी हुई है। अध्यापिका ने कहा और यह सब हमारे पूर्वी और उत्तरी पूर्वी है ना। ये आंध्र प्रदेश से पूर्वी और उत्तर पूर्वी कहने का क्या तात्पर्य हुआ? कहने का तात्पर्य जैसे कि ये हमारा हम प्लस के थ्रू समझते हैं। ये हमारा ऊपर की ओर जो जाएगा वो हमारा नॉर्थ हुआ है ना। ये मैं फिर से बताती हूँ इसको अच्छे से। यस, जैसे कि ये हमारा प्लस का साइन है। ओके, हम जानते हैं कि ये इंडिया है, ये प्लस का साइन है। इस साइड का जो हमारा भाग होगा वो कौन सा भाग होगा और ये ऊपर की ओर हमारा कौन सा होगा, ये साइड का कौन सा होगा, ये नीचे का कौन सा होगा। तो ये जो हमारा भाग होगा वो पूर्वी भाग होगा, ऊपर की ओर हमारा उत्तरी भाग होगा और यह हमारा पश्चिमी भाग होगा है ना। और नीचे का हमारा दक्षिणी भाग होगा जिन्हें हम इंग्लिश में ईस्ट, इधर से वेस्ट, और ये हमारा नॉर्थ ऊपर और नीचे हमारा साउथ कहलाएगा। तो हमें यह बताया जा रहा है यहाँ पर कि यहाँ पर पूर्वी और उत्तर पूर्वी कह रहा है। तो पूर्वी यहाँ का भाग इस साइड का और ये उत्तर पूर्वी। इतना दूर का जो भी सीमित एरियाज आएगा वो हमारा उत्तर पूर्वी की ओर आएगा। तो इन बीच में जो भी हमारा जो आता है उसमें यह बताया जा रहा है कि वहाँ बांस प्रचुर मात्रा में पैदा होता है। बांस प्रचुर मात्रा में पैदा होता है जिनके कारण उनसे बनाई गई बहुत सारी वस्तुएं हमें प्राप्त होती हैं। और यहाँ तक कि रेशम कीटों से हमें स्कार्फ भी मिलते हैं रेशमी है ना। जैसा कि जस्सी ने कहा, अध्यापिका ने उसे जवाब दिया ना कि रेशम कीटों से बना हुआ है क्योंकि उसे छूने में बहुत ही सॉफ्ट लगा। तो इन सब चीज़ों से बच्चों को समझ गया कि जो यह एक तरह से हैंडबैग मिला है ना, जो ये टोकरी मिला, जो ये कुर्सी मिला और जो ये हमें स्कार्फ देखने को प्राप्त हुआ, तो ये सब कहाँ रहा से, ये सब के सब पौधों के थ्रू ही हमें प्राप्त हो रहे हैं ना, जिन्हें हम दैनिक जीवन में इस्तेमाल करते हैं।
अगला हमारा प्राकृतिक वनस्पति और वन्य जीवन केवल स्थल मंडल, जल मंडल और वायुमंडल के बीच जुड़े एक संकरे क्षेत्र में ही पाए जाते हैं, जिसे हम जैव मंडल कहते हैं, है ना। इसमें एक शब्द है जैव मंडल। जैव मंडल क्या होता है? सभी जीवित जाति जीवित रहने के लिए एक दूसरे के से परस्पर संबंधित है, निर्भर रहती है। इस जीवन आधारित तंत्र को परितंत्र कहते हैं। वनस्पति और वन्य जीवन बहुमूल्य संसाधन है। पौधे हमें इमारती लकड़ी देते हैं और प्राणियों को आश्रय देते हैं, ऑक्सीजन उत्पन्न करते हैं जिसमें हम सांस लेते हैं, फसलों को उगाने के लिए आवश्यक मृदा की सुरक्षा करते हैं, रक्षक मेखला के रूप में कार्य करते हैं, भूमिगत जल के संग्रह में सहायता करते हैं और हमें फल, लेटेक्स, तारपीन का तेल, गोंद, औषधीय पौधे और कागज प्रदान करते हैं जो आपके अध्ययन के लिए अत्यधिक आवश्यक है। पौधे के असंख्य उपयोग के उनमें आप कुछ और जोड़ सकते हैं। जी माय फ्रेंड। जैव मंडल समझना बहुत आसान है माय फ्रेंड्स, कुछ इसमें कोई भी बड़ी चीज़ नहीं है। जैव मंडल होता क्या है? जैव कहने का तात्पर्य जैव प्लस मंडल। तो ये स्थल मंडल जो यहाँ दिया गया है आपके लिए, दूसरा है जल मंडल और तीसरा है वायुमंडल। स्थल मंडल जो भी स्थल पर रहते हैं ऐसे जीव जंतु जो स्थल पर जीवन जीते हैं, यानी कि धरती पे यानी ज़मीन पर जो रहते हैं, ज़मीन को हम स्थल कहते हैं। तो स्थल पर जीव जंतु जीने वाले को स्थल मंडल पे जो रहते हैं उनको स्थल मंडल कहते हैं, जैसे हम स्थल मंडल ही कहलाएंगे। और जल में जो जीव रहते हैं उनको जल मंडल कहते हैं, वो जल में रहते हैं। और वायु में भी कुछ ऐसे प्राणी होते हैं जो वहाँ पर जैसे कि पक्षी होते हैं, कीटनाशक, वो उड़ने वाले तितली वगैरह, जो भी उड़ने वाले वैसे प्राणी जो वायु में रहते हैं। कुछ प्राणी जो जल में, मछलियाँ और भी मगरमच्छ और भी बहुत सारे ऐसे स्नैक्स भी होते हैं, सांप भी होते हैं जो जल में रहते हैं। स्थल मंडल जो स्थल में, जैसे कि हम मनुष्य हो गए, जीव हो गए, कोई जानवर हो गया जंगली जो स्थल में रहते हैं। तो इन तीनों को मिल करके जैव मंडल बना है। तो ऐसा एक, जैसे मैं आपको यहाँ पर एक फिगर के थ्रू बताना चाहती हूँ और यहाँ भी बनाकर बताऊंगी कि यहाँ पर एक, जैसे ही पहला हमारा सर्कल हो गया स्थल मंडल जो स्थल में रहते हैं, ये दूसरा हमारा सर्कल जल मंडल जो जल में रहते हैं, और तीसरा हमारा सर्कल वायुमंडल जो वायु में रहते हैं। इन तीनों को मिला करके जो एक सर्कल बना वो हमारा हो गया जैव मंडल। इसे हम जैव मंडल कहेंगे, यानी कि ये तीनों मिलकर के जैव मंडल बना हुआ है, जिनमें कि स्थल में रहने वाले भी जीव, जल में रहने वाले भी जीव और वायु में भी रहने यानी हवा में भी उड़ने वाले जीव, तीनों मिलकर के हमारा जैव मंडल कहलाएंगे, जैव मंडल के क्षेत्र में आते हैं। यहाँ पर हमारा देखिए एक और वर्ड्स कहा गया है, परितंत्र। आखिरकार ये परितंत्र कहते किसे है? ये भी बहुत आसान है माय फ्रेंड्स, इसे भी कुछ नहीं है। फॉर एग्जांपल, जैसे हमने समझा ना कि जो जल में रहने वाले जीव है, जो वायु में रहने वाले जीव है और जो स्थल में रहने वाले जीव हो, तीनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। फॉर एग्जाम्पल, हम पेड़ पौधों को ले सकते हैं, जीव जंतुओं को ले सकते हैं, खुद भी अपने आप को भी रख सकते हैं। हम तीनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। कैसे जुड़े हुए हैं? यदि हम पेड़ पौधों को उगाएंगे नहीं, फल कहाँ से पाएंगे, वेजिटेबल सब्जियां कहाँ से उगाएंगे, खाएंगे कैसे, जीवित कैसे रहेंगे? तो उसके लिए हमारे लिए पौधे बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। कुछ लोग होते हैं जो मांस वगैरह का जो मतलब सेवन करते हैं, फॉर एग्जांपल मीट हो गया, अंडा हो गया, तो ये सब कहाँ से प्राप्त होता है? ये सब हमें जानवरों से प्राप्त होते हैं। जानवरों के लिए हो गया कि मनुष्य नहीं होंगे तो उनका ठीक तरीके से पालन कैसे होगा, उनके लिए व्यवस्था सारी कौन करके देगा हर चीज़ का, क्योंकि बहुत सारी ऐसे फसलें हम भी, लेने का तात्पर्य यही है माय फ्रेंड्स कि हम तीनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। जैसे कि कुछ जानवर हम पर भी डिपेंडेबल होते हैं कि हम मनुष्यों के द्वारा जो भी फसलों लगाए जाते हैं तो उनका वो सेवन करते हैं। मनुष्य पर भी डिपेंडेबल बहुत सारे जानवर रहते हैं जिनका जीवन शैली जिया जाता है मनुष्य पर डिपेंडेबल होकर। कुछ जानवर तो ऐसे मिलेंगे माय फ्रेंड्स जो मनुष्य को ही खा करके जीवन यापन करते हैं। इट मीन्स हम मनुष्य ही उनका खाना बन जाते हैं। जैसे जंगली जानवर होते हैं बड़े बड़े, जैसे शेर, ये सब जो हमारा भी सेवन कर सकते हैं, यानी कि वो भी मांस का सेवन करते हैं। तो एक तरह से उनका भी खाना मांस वगैरह, जो भी जानवर को खाना, ये भी चीज़ ऐसा होता है ना। तो ये भी तो ज़रूरी है ना कि यदि नहीं ऐसा होगा तो वो भी अत्यधिक मात्रा में, यही मैंने करूँ कि खुद इंसानों को खाना नहीं, मेरा कहने का तात्पर्य है जानवरों को भी खाते हैं। जैसे कि एक चैन बंधा होता है ना, तो उसके थ्रू। तो और यही नहीं, यहाँ पर हम
जानवरों को तो देख चुके हैं, पेड़ पौधों को भी देखें, तो पेड़ पौधों के लिए हम भी बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण रखते हैं। कैसे? क्योंकि हमसे उन्हें कार्बन डाइऑक्साइड मिलता है। यदि हम कार्बन डाइऑक्साइड नहीं छोड़ेंगे तो फिर वो जीवित कैसे रहेंगे? वो भी कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं तब तो वो ऑक्सीजन देते हैं ना हमें, और वो ऑक्सीजन छोड़ते हैं जिससे हम वो ऑक्सीजन को ग्रहण करते हैं और हम जीवित रहते हैं। हम जिस तरीके से सांस लेते हैं वैसे वो भी सांस लेते हैं हमारे द्वारा कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ने से। तो इस तरीके से हम पौधों से और जीव जंतुओं से, जीव जंतु हमसे और पौधों से, और पौधे भी हमसे और जीव जंतु से, तीनों हम एक दूसरे से बंधे हुए हैं जाती है। इसी जो बंधा हुआ जो ये चैन है ना एक दूसरे से, इसी को हम पारितंत्र कहते हैं। यहाँ कह रहा है ना आपको, एक दूसरे से पारस्परिक संबंधित रखते हैं, निर्भर करते हैं हम सब एक दूसरे पे, जितने भी जीवित जातियाँ हम लोग जीवित हैं। और यहाँ पर आपको जैसे कि वनस्पति कवि और वन्य जीवन दोनों के बारे में बताया जा रहा है कि मूलभूत संसाधन है, इसी कारण है। और पौधों से हमें सिर्फ इतना ही नहीं, पौधों से हमें इमारतें बनाने के लिए अपनी लकड़ियाँ, फिर रहने के लिए हमें आश्रय भी मिलता है। हमें ही नहीं, बहुत सारे जीव जंतु, बहुत सारे पक्षियों को भी रहने के लिए आश्रय प्राप्त होता है। ऑक्सीजन देखिए यहाँ पर बताया गया है, जैसे मैंने कहा सांस लेने के लिए। फसलों से देखिए कि फसल से उगाने के लिए, और यहाँ तक कि मृदा को भी सुरक्षित रखते हैं ये सब, है ना। और यही नहीं, भूमिगत जल के संरक्षण के लिए भी सहायता करते हैं। और इतना ही सिर्फ नहीं, इनके साथ साथ हमें और भी सारे फायदे होते हैं। हमें फल, टेलेक्स और तारपीन का तेल, गोंद, औषधि, पौधे, ये कागज़, ये सारे जो हमारे ज़रूरत की चीज़ें पौधे से, वो आपको यहाँ पर बताया गया है। वन्य जीव जंतु से हमें जैसे कि पक्षी, कीट एवं जलीय जो भी जीव हैं, उन सभी से भी हमें क्या प्राप्त होता है? जैसे दूध, मांस, खाल, ऊन प्राप्त, ये सबसे हमें वन्य जीव से प्राप्त होते हैं। और यहाँ तक कि हमें मधुमक्खी से देखें तो मधुमक्खी से भी हमें प्राप्त क्या होती है? शहद प्राप्त होती है। फूलों से, जैसे कि फूलों से मधुमक्खियाँ क्या करती है? फूलों का रस चुरा करके, मतलब फूलों का रस निकाल करके वो अपने इकट्ठा करती है शहद के रूप में, जो बाद में कन्वर्ट होकर हमें, मतलब हमारे प्राप्त होता है। शहद हमारे लिए क्या इम्पोर्टेंट है? हमारे लिए शहद खाने के बहुत सारे बेनिफिट होते हैं, है ना। तो कुछ कुछ बीमारियों का भी इलाज हो जाता है शहद से, और बहुत सारे फ़ायदे हैं। और इतना ही नहीं, ये जो पारितंत्र है ये अब घटक है, यानी कि बिना एक दूसरे का लेन देन से नहीं चलेगा। यदि ये क्रम नहीं रहेगा, ये जो तंत्र है ये नहीं बंधा हुआ रहेगा, तो फिर हमारा प्राकृतिक संतुलन संतुलित नहीं रहेगा ना, बिगड़ता रहेगा कभी ना। तो ये संतुलन बना रहे, इसलिए बहुत ज़रूरी है कि हम सब एक दूसरे पे डिपेंडेबल रहें। और जैसे चिड़ियों को भी हम देखेंगे तो चिड़िया फॉर एग्जांपल आपको यहाँ दिखाई दे रही है कि चिड़िया कीटों पर निर्भर रहती है। कैसे? कैसे कि हम फसलों को लगाते हैं, फसलों को बहुत सारे कीड़े नष्ट कर देते हैं, बर्बाद कर देते हैं, और हमारे फसलें बर्बाद होंगी तो फिर हम साल भर खाएंगे क्या और रहेंगे कैसे? तो इसलिए चिड़िया जो होती है, जो प्राकृतिक चिड़िया होती थी, वो कीड़ों मकोड़ों, जो कीटे जो हमारे फसलों में होती थी, उनको वो अपना खा लेती थी, यानी भोजन बना लेती थी, जिनके कारण हमारे पौधे सही तरीके से, हमारे फसलें बर्बाद नहीं होती थी, हम उनका उपभोग अच्छे से कर पाते थे। तो ये जो चिड़िया है, हालांकि अब थोड़ा कम हो रही है, ये तो हम जान रहे हैं, लेकिन ये सारा का सारा जो बना हुआ है पारितंत्र, ये बहुत इम्पोर्टेंट बनाया गया है ताकि सब एक दूसरे से जुड़े रहें और संतुलन रहे। गिद्ध का देखिए यहाँ पर रोल क्या बताया जा रहा है, तो यह जीव जंतु को खाने का काम करता है। गिद्ध यहाँ पर आपको फिगर में दिया गया है। तो गिद्ध का रोल बहुत इम्पोर्टेंट है। क्यों इम्पोर्टेंट है? क्योंकि मरी हुई जो भी जीव जंतु की जो भी वहाँ पर मृत शरीर है, वो सड़ेंगी, गलेंगी, तो उससे जो कीड़े पनपेंगे, उनसे स्मेल जो केमिकली निकलेगा, उनसे लोगों स्मेल लेंगे तो उससे बीमारी फैलने का खतरा है ना। हवा के थ्रू वो कीड़े जाएंगे लोगों के सांसों में, तो बीमारियाँ फैल जाएंगी। तो वो सब ना हो, इसलिए गिद्ध खा जाते थे, उनको ख़त्म कर देते थे। इनसे उनका पेट भी भर जाता था और लोग बीमारी का शिकार भी नहीं हो पाते थे, बीमार होने से बच जाते थे। तो ये सब यहाँ देखिए, गिद्ध का आपका फिगर दिया गया है, यहाँ किलकिला, ये चिड़िया दिया गया है। ये बहुत कम हो गया, समय के साथ साथ बहुत कम जगह पर हमें देखने को प्राप्त होते हैं। और यहाँ देखिए घास स्थल एवं वन्य दिया हुआ है, ये सारी चीज़ें पहले जैसे कि इस तरीके से। और यहाँ पर हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट रोल रखता है हर वो कि पारितंत्र जो संतुलन है ना वो बना रहे, क्योंकि इसी से, क्योंकि हम जीव से बंधे हुए, जीव भी हमसे और हम पेड़ पौधे से, सबसे वन्य जगत से जुड़े हुए हैं। तो इसलिए सभी हमारे लिए इम्पोर्टेंट रखता है रोल, और हमें हर किसी का एक दूसरे पे निर्भर है, क्योंकि सिर्फ और सिर्फ स्थल में या फिर जल में और वायु में
इसीलिए प्राकृतिक वनस्पति ही नहीं, वन्य जीवन भी हम सबके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल रखता है। अब प्राकृतिक वनस्पति का वितरण किस प्रकार से है, आइए इसे हम जानते हैं। तो प्राकृतिक वनस्पति का वितरण, वनस्पति की वृद्धि मुख्य रूप से तापमान और आर्द्रता पर निर्भर करती है। विश्व की वनस्पति के मुख्य प्रकारों के 4 वर्गों में रखा जा सकता है, जैसे वन, घास स्थल, गुल्म और टुंड्रा। यहाँ पर आपको बताया जा रहा है, प्राकृतिक वनस्पति का वितरण बताया जा रहा है कि किस प्रकार से रखा गया है। तो वन, घास स्थल, गुल्म और टुंड्रा। भारी वर्षा वाले क्षेत्रों में विशाल वृक्ष उग सकते हैं। इस प्रकार वन प्रचुर जल आपूर्ति वाले क्षेत्रों में ही पाए जाते हैं। जैसे जैसे आर्द्रता कम होती है, वैसे वैसे वृक्षों का आकार और उनकी सघनता कम हो जाती है। सामान्य वर्षा वाले क्षेत्रों में छोटे आकार वाले वृक्ष और घास उगती हैं, जिससे विश्व के घास स्थलों का निर्माण होता है। कम वर्षा वाले शुष्क प्रदेशों में कटीली झाड़ियाँ एवं गुल्म उगते हैं। इस प्रकार के क्षेत्रों में पौधे की जड़ें गहरी होती हैं। वाष्पोत्सर्जन से होने वाली आर्द्रता की हानि को घटाने के लिए इन पेड़ों की पत्तियां कांटेदार और मोमी सतह वाली होती हैं। बिल्कुल सही है। हमारे इसमें यह बताया जा रहा है कि जहाँ जैसी वर्षा होगी वहाँ वैसे ही हमें प्राप्त होंगे पेड़ पौधे, जीव जंतु, क्योंकि यह भी ज़मीन और वहाँ का मौसम, वहाँ का वातावरण पे डिपेंडेबल होगा। फॉर एग्जांपल जैसे भारी जहाँ वर्षा होंगी, जैसे हमारी उत्तरी पूर्वी और ज़्यादा पड़ती है, तो वहाँ हमें ज़्यादातर बाढ़ या इन सब चीज़ों का ज़्यादा मिलता है। असम तरफ हम देखेंगे तो वहाँ पर तो बाँस से बने हुए ऊपर लगभग कुछ फीटों ऊपर ही घर बनाई जाती हैं। क्यों? क्योंकि पानी तो नीचे भरा हुआ रहता है ना, तो रहने के लिए भी तो लोगों को चाहिए ना जगह। तो ऐसा क्यों? क्योंकि वहाँ अत्यधिक वर्षा ही होती है, वहाँ सालों भर वर्षा होती है। तो कुछ जगह ऐसी है, लेकिन वहाँ पर है कि बाँस की मात्रा बहुत बढ़िया होती है। तो कुछ जगह ऐसी है जहाँ भारी वर्षा होती है, तो वहाँ पर वृक्ष विशाल बहुत बड़े मात्रा में उगाती है। और कुछ जगह ऐसा है जैसे आर्द्रता कम होती है, जैसे जैसे वृक्ष आकार का जैसे जैसे घनता भी कम होती है, जहाँ पर वर्षा कम होगी वहाँ की वृक्ष या फिर वहाँ के पेड़ पौधों की हमें घनता बहुत कम मिलेंगी, देखने के लिए बहुत कम प्राप्त होंगे। समान वर्षा जहाँ पर होंगे वो हमें छोटे बड़े हर प्रकार के हमें मतलब पेड़ पौधे देखने को मिलेंगे। कम वाले बहुत कम जगह पर जहाँ पर वर्षा होगी वहाँ पर शुष्क प्रदेश होगी, जैसे कि वहाँ पर सिर्फ और सिर्फ हमें कटीली झाड़ियाँ देखने को प्राप्त होगी। गुल्म उगाते हैं, उस तरीके का हमें चीज़ मिलेंगी, पेड़ पौधे है ना। क्षेत्रों में पौधे की जड़ें गहरी होंगी। इस प्रकार का जो क्षेत्र होता है उसमें पौधों की जड़ें गहरी होती हैं। और जो वाष्पोत्सर्जन से होने वाली जो आर्द्रता जो घटाने के लिए जो पेड़ पौधे पत्तेदार मतलब कांटेदार मतलब जैसा जगह, वहाँ आपको यही बताया जा रहा है कि जैसे कि शीतध्रुवीय प्रदेशों में देखेंगे टुंड्रा वनस्पति में देखेंगे घास और लाइकेन सम्मिलित लाइक हमें प्राप्त होंगे। तो जिस प्रकार का जैसा वहाँ पर हमें प्राप्त होगा मौसम, जहाँ जैसी सारा का सारा वर्षा पे डिपेंड करता है। जैसे कि हम लोग सदाबहार वर्षा वाले वन भी हम लोग जानते हैं कि वहाँ क्यों इतनी हरी भरी रहती है। वहाँ ये रीज़न यही है कि वहाँ पर सालों भर वर्षा होगी, तो ऑब्वियसली वहाँ का तो हरा भरा रहेगा ना माहौल। और वहाँ पर बहुत ज़्यादा घनत्व गहरी होगी। वहाँ का यदि जंगल देखिएगा तो बहुत ज़्यादा घने घने जंगल हमें प्राप्त होते हैं। तो क्यों? क्योंकि वहाँ पर वर्षा ज़्यादा होती है, सही अमाउंट होता है। जहाँ पर होंगी नहीं, जैसे मरुस्थलीय जगह पे देखेंगे तो वहाँ पर कहाँ से पेड़ पौधे होंगे? जहाँ पर पानी की कमी होगी, पानी रहेगा नहीं, ज़मीन फर्टाइल होगा नहीं, तो कहाँ से फिर वहाँ पर हमें पेड़ पौधे या फिर कहाँ कहीं कहीं कटीली झाड़ियाँ इसलिए देखने मिलती है कम जगह पर, क्योंकि उनको पानी थोड़ी कम एब्जॉर्ब करते हैं, वो पानी की कम ज़रूरत होती है। इसलिए वैसे जगह पर हमें थोड़े कटीली झाड़ियाँ या उस प्रकार के पौधे देखने को प्राप्त होते हैं। यहाँ पर देखेंगे हम कि पिछली 2 शताब्दियों में विश्व में जितने लोग थे इस समय उसने कहीं अधिक लोग बढ़ती जनसंख्या के पोषण के लिए फसलों को उगाने के लिए वनों के विशाल क्षेत्रों के वृक्ष काट दिए गए। विश्व भर में वनों का आवरण तेजी से समाप्त हो रहा है। इस बहुमूल्य संसाधन को संरक्षण की तुरंत आवश्यकता है। बिल्कुल सही बताया जा रहा है, क्योंकि अब जिस तरीके से डे टू डे हमारी जनसंख्या वृद्धि होते जा रही है, जनसंख्या बढ़ती जा रही है, फसलों को भी तो उसी अनुसार उगाना होगा ना। फसल में कमी होगी, जनसंख्या में वृद्धि होगी, तो ये संतुलन जो बना हुआ है वो तो बिगड़ेगा ना, और उनसे बहुत भारी नुकसान भी होगा। विशाल जो पेड़ होते हैं
विशाल क्षेत्रों में जो पेड़ होते हैं उन्हें यदि हम काट दिया करेंगे तो बताइए कि विश्व भर में क्या हाल होगा। हम जानते हैं कि पेड़ों से हमें क्या फ़ायदा है, कितना ज़्यादा फ़ायदा, हम एक दूसरे से कैसे बंधे हुए पारितंत्र के थ्रू। तो ये सब हमारा संतुलन तो बिगड़ जाएगा ना। इनसे क्या होगा, जो इस बहुमूल्य संसाधन भी है इनका भी संरक्षण तो हम कर नहीं सकेंगे। इसलिए बोला कि संरक्षण करने के लिए हमें बहुत ज़्यादा ये आवश्यक है कि हम सब चीज़ों पर ध्यान दें। यहाँ देखिए कितना खूबसूरत फिगर दिया हुआ है स्कूल में छात्रों द्वारा वनों पर बनाया गया कोलाज बताया गया है ना, कोलाज बनाया गया है यहाँ पर, कितना सुंदर बनाया गया ना। प्राकृतिक वनस्पति और वन जीवन का संरक्षण। वन हमारी संपदा है, पौधे जंतुओं को आश्रय प्रदान करते हैं और साथ ही परितंत्र को भी अनुरक्षित करते हैं। बिल्कुल, जलवायु में परिवर्तन और मानव हस्तक्षेप के कारण पौधों और जंतुओं के प्राकृतिक आवास नष्ट हो सकते हैं। बहुत सी जातियां असुरक्षित अथवा संकटापन्न हैं और कुछ लुप्त होने के कगार पर है। वनोन्मूलन, मृदा अपरदन, निर्माण कार्य, दावा नल और भूस्खलन में से कुछ मानव और प्राकृतिक कारक हैं जो मिलकर इन महत्वपूर्ण प्राकृतिक संसाधनों के लुप्त होने की प्रक्रिया को बढ़ावा देते हैं। आज की मुख्य चिंताओं में से एक अनाधिकार शिकार करने की संख्या बढ़ाना है, जिससे कुछ खास प्रजातियों की संख्या में तेजी से कमी आई है। पशु खाल, चमड़ा, नाखून, दांत और पंखों के साथ साथ सींगों के एकत्रीकरण में गैर कानूनी व्यापार के लिए जंतुओं का अनाधिकार शिकार किया गया है। इनमें से कुछ जंतु चीता, शेर, हाथी, मगरमच्छ, दरियाई घोड़े, हिम, तेंदुआ, शुतुरमुर्ग और मोर है। इनका संरक्षण जागरूकता बढ़ाकर किया जा सकता है। राष्ट्रीय उद्यान, वन जीवन अभयारण्य, जैवमंडल निचय हमारी प्राकृतिक वनस्पति और वन्य जीवन को सुरक्षित रखने के लिए बनाए जाते हैं। संकरी घाटियाँ, झीलों और आर्द्र भूमि का संरक्षण मूल्यवान संसाधन नष्ट होने से बचाने के लिए आवश्यक है। यहाँ पर हम सबको बताया जा रहा प्राकृतिक वनस्पति और वन्य जीवन का संरक्षण किस प्रकार से किया जा सकता है। ये जो हम एक दूसरे से बंधे हुए हैं, हम तीनों एक दूसरे से, हम सब जो भी स्थल मंडल, जीवमंडल, वायुमंडल, जो हमारा जैवमंडल कहलाया, बायोस्फीयर का, ये सब एक दूसरे से जो जुड़े हैं और ये बना रहे, इसी तरीके से संतुलन बना रहे, इसके लिए क्या जरूरत है। तो हम वन के बारे में बताया जा रहा है कि वन हमारे लिए प्राकृतिक संपदा है। बिल्कुल है, क्योंकि हमने जैसा भी पढ़ा कि वन से क्या क्या फ़ायदा है, क्या क्या कैसे कैसे हो सकता है। पौधे और जंतु भी, ये सारे आश्रय हम इन सब पर हैं और ये पारितंत्र को भी मतलब रखते हैं एक तरह से। तो ये हमारा जो जलवायु परिवर्तन है, ये सब मानव हस्तक्षेप के कारण है। पौधे, जंतु, प्राकृतिक आवास नष्ट हो सकता है। तो हमारे कारण, हम मनुष्यों के द्वारा जो असंतुलन हो रहा है हमारा यहाँ का जलवायु, इससे हमें ही नहीं, पेड़ पौधे जंतु सबको नुकसान हो सकता है। सिर्फ हमारी नहीं कही जाए जा रही। जैसे कहने का तात्पर्य, जो हमारा वाटर साइकिल हमने पढ़ा था पिछले जल चक्र में कि जो हमारा एक बंधा हुआ है और हम जानते हैं कि वो सीमित है, तो और वाटर नहीं रहेंगे, वाटर का हद से ज़्यादा हम उपयोग करेंगे और भूमि को ठीक तरीके से हम उसको फर्टाइल रखेंगे नहीं, ध्यान नहीं रखेंगे, उसका बेवजह ऐसे ही जो भी कचरे वगैरह फेंकेंगे, बहुत बेवजह उनका इस्तेमाल करेंगे, पेड़ पौधे नहीं लगेंगे, उसका उर्वरकता शक्ति नहीं बनी रहेगी। प्लस ये सब जो सीमित है हमारे लिए, उन सब का, हम जल का, इन सब चीज़ों का हम ध्यान नहीं रखेंगे तो इन सब का तो हमारा प्राकृतिक वनस्पति, हमारा जो अपना जीवन है, उन सब पर तो नुकसान होगी ना। जो भी पेड़ पौधे जंतु है, सब प्राकृतिक आवास नष्ट हो जाएंगे। बहुत सारी जाति जो है जो असुरक्षित हो जाएगी, लुप्त हो जाएंगे। जैसे कि हमने गिद्ध के बारे में पढ़ा, वो भी लुप्त हो गया है। इस तरीके से चिड़िया भी बहुत सारे हो चुके हैं, कुछ बचे हुए हैं जो कि सब जगह नज़र देखने को नहीं हमें प्राप्त होते हैं। यहाँ पर हम लोग बहुत सारे परेशानियों का भी देखें कि यहाँ पर हम देख सकते हैं कि वन उन्मूलन को भी देख सकते हैं। मृदा अपरदन जो हमने पढ़ा था, वन उन्मूलन का, वनों का अभाव यानी कि वन की कमी, और मृदा का अपरदन यानी कि मृदा एक जगह से जो दूसरी जगह बह जाती है, उसको मृदा अपरदन कहते हैं ना, एक स्थान से दूसरे स्थान पर चले जाने को। तो मृदा इस तरीके से भूमि का मतलब कि वो जब बहाव हो जाएगा तो उसकी उर्वरकता शक्ति तो रहेंगी नहीं। निर्माण कार्य, दवानल, भूस्खलन, ये सब जो है ना, ये प्राकृतिक कारक है जो कि प्राकृतिक संसाधनों को लुप्त करने में बढ़ावा देता है, यानी उनको ख़त्म करने में, नष्ट करने में ये सबसे ज़्यादा इनको बढ़ावा देगा। और हम दिनों दिन चिंता का शिकार होते जाएंगे, हमारी प्रजातियां लुप्त होते जाएंगी।
ये सब हम सब के लिए परेशानी का कारण बनेगा। तो इसी चीज़ में बताया जाया जा रहा हमें कि हमें अभी से ही सतर्कता और ध्यान देने की आवश्यकता है, वरना इनमें तेज़ी से कमी आ रही है और कमी आती रहेगी तो ये जल्द से जल्द ख़त्म हो जाएगा। पशु से जो हमें खाल प्राप्त होता है, जो चमड़ा, नाखून, दाँत, पंख हो और साथ साथ सींगों एकत्रित करके, ये सब गैर कानूनी व्यापार जो हमारे मनुष्यों द्वारा चलाए जा रहे हैं, इससे बहुत सारे पशुओं को मारा जाता है और अपने फ़ायदे के लिए, कुछ पैसों के लिए इनका मतलब नुकसान करके, इनका ही नहीं, हम सिर्फ इनका तो कर ही रहे, हम अपना भी साथ ही साथ कर रहे हैं इनको नष्ट करके, क्योंकि हर जीव एक दूसरे से बड़ा हो, जैसे हमने परितंत्र में पढ़ा। और जैसे जीव जंतु रहेंगे, क्योंकि ये चैन है ना, बंधा हुआ ये संतुलन है, ये भी एक तरह से संतुलित तरीके से चल रहा है और हम तो चल ही रहे हैं, हम क्या करें और उसका नष्ट और अत्यधिक तेज़ी से कर रहे हैं। संतुलन में था लेकिन हम उसे और भी ज़्यादा तेज़ी से उसका विनाश कर रहे हैं, तो वो तो बिगड़ेगा ना। जैसे कि यहाँ पर शिकार भी बताया जा रहा है जंतु का, जैसे चीता, शेर, हाथी, ये सब, ब्लैक बक, मगरमच्छ, इन सब, दरियाई घोड़े, हिम, ये सब का जो हम लोग कर रहे हैं, इन सब का हमको संरक्षण करना चाहिए, यानी कि इन सब का बचाव के हम उपाय करना चाहिए। ये सब खत्म हो रहे हैं, यदि खत्म हो जाएंगे तो फ्यूचर में जिस तरीके से हम आज इन्हें देख रहे, जान रहे हैं, बहुत चीज़ें ऐसी थी पास्ट में जिन्हें हम आज नहीं देख सकते हैं, लेकिन हम पढ़कर उसे देख सकते हैं, समझ सकते हैं अपने गार्जियन के थ्रू, या हमारे दादा परदादा बताते हैं कि हमारे ज़माने में कुछ इस टाइप का हुआ करता था। तो हम सोचते हैं कैसा होता था, तो हम मोबाइल में सर्च करेंगे, गूगल पे, तो हमें पता चलेगा, इमेजेस आएंगे, अच्छा ऐसी होती थी, क्योंकि हम उनको आंखों से नहीं देख रहे हैं, हम दूसरों के थ्रू पता चला। ऐसे फ्यूचर में भी ये होगा कि हमारे थ्रू हमारे अगले जनरेशन को पता चलेगा, क्योंकि हमारे पास दिखाने के लिए कुछ बचा ही नहीं हुआ होगा उनको, वो सिर्फ और सिर्फ फिगर के माध्यम से वो भी जान पाएंगे। तो ऐसा न हो, इसके लिए बहुत ज़रूरी है कि हम सब में जागरूकता बनी रहे और बनाना बहुत आवश्यक है। राष्ट्रीय उद्यान के लिए यहाँ पर बताया जा रहा है वन्य जीवन, जैव मंडल, नीचे हमारी प्राकृतिक वनस्पति, वन्य जीवन सुरक्षित रखने के लिए बहुत सारे मतलब कुछ बनाए जाने चाहिए। संकरी घाटी, झीलों, आद्र, इन सब का संरक्षण बचाने के लिए, नष्ट होने से हम सबको बचाने का आवश्यक है। यहाँ देखिए फिगर में एक दिया गया है हमें ब्लैक बक। अभी देखिए हमने नाम जब यहाँ सुना होगा ना, सच्ची बताती हूँ, ब्लैक बक, तो ये होता क्या पहले माइंड में आया होगा, मगरमच्छ का जिस तरीके से नाम पढ़ते के साथ आपके दिमाग में मगरमच्छ का इमेज आ गया होगा, ब्लैक बक का नहीं आया होगा। क्यों? क्योंकि ब्लैक बक हमें देखने को बहुत कम प्राप्त होता है। यहाँ देखिए फिगर में दिया गया है ब्लैक बक का, ये हम फिगर के थ्रू जैसे देख के हम पहचान पा रहे, अच्छा ऐसा होता था। उसी प्रकार करके हमें हर जीव जंतु जिन्हें हम देखें, जैसे शेर, हाथी, इन सबका माइंड में तुरंत आ जाएगा, लेकिन जिन्हें हम नहीं देख रहे, जिनका ज़्यादा हमारे सामने नाम नहीं आ रहा है, जिनका इमेज नहीं आ रहा है, उनका इमेज क्रिएट करने में माइंड में थोड़ा टाइम लगता है। तो ये ना हो, इसके लिए ज़रूरी है कि हम इन सब का संरक्षण करने का आवश्यकता है, ताकि हम इन सब का बचाव करें। सुरक्षा करने के लिए कहा भी जाया जा रहा है आपको उसमें। चलिए आगे चलते हैं। यदि प्रजातियों की सापेक्ष संख्या को भंग न किया जाए तो पर्यावरण में संतुलन बना रहता है। बिल्कुल सही, हमने कहा ना अभी, विश्व के अनेक भागों में मनुष्य ने अपने क्रियाकलापों से अनेक प्रजातियों के प्राकृतिक आवासों में उथल पुथल कर दी है। एकदम सही, बिल्कुल सही, जैसा अभी हमने बात किया, अनेक पक्षियों और जीव जंतु के धुआंधार शिकार के कारण या तो वे विलुप्त हो गए हैं या विलुप्त होने के कगार पर है ना। प्रादेशिक और सामुदायिक स्तर पर जागरूकता कार्यक्रमों जैसे सामाजिक वानिकी, वन महोत्सव और को प्रोत्साहित करना चाहिए, बिल्कुल करना चाहिए, बहुत ज़रूरी है। स्कूल के बच्चों को पक्षी देखने प्राकृतिक कैंपों में जाने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए, ताकि वे विविध जातियों के निवास का अवलोकन कर सके। बिल्कुल, यदि वो जाएंगे, देखेंगे, तब तो जानेंगे ना, नहीं जाएंगे, नहीं देखेंगे तो फिर वो कैसे जानेंगे। बहुत से देश पक्षियों और पशुओं को मारने और उनके व्यापार करने के विरुद्ध है। बिल्कुल सही, जैसे भारत में शेरों, चीतों, हिरणों, भारतीय सारंग और मोर को मारना अवैध है, लेकिन आपको लगता है माना जाया जा रहा होगा? बहुत लोग तो, मुझे तो लगता है कुछ हद तक तो नहीं, बहुत हद तक अब रुक गया है, लेकिन इसको जब रुकने से पहले तक, शुरुआत करने टाइम भी यह नहीं रुका था उतना। एक अंतर्राष्ट्रीय
परिपाटी CITES यानी कि द कन्वेंशन ऑफ ऑन इंटरनेशनल ट्रेड इन endangered स्पीशीज ऑफ वाइल्ड फौना एंड फ्लोरा की स्थापना की गई है, जिसने प्राणियों और पक्षियों की अनेक जातियों की सूची तैयार की है। इस सूची में दिए गए सभी पक्षियों और प्राणियों के व्यापार करने पर प्रतिबंध लगाया गया। वेरी नाइस, बहुत गुड, वेरी नाइस। और पौधों और प्राणियों का संरक्षण प्रत्येक नागरिक का नैतिक कर्तव्य है, होना बिल्कुल चाहिए। कितना अच्छी बात कही गई ने। एक तरह से हम सब के लिए जागरूकता बहुत इम्पोर्टेंट है। यदि हम अभी नहीं कुछ करेंगे तो आगे करने लायक भी हमारे पास कुछ बचेगा ही नहीं, है ना। चीतलों का झुंड देखिए, आपको बताया जा रहा है यहाँ चीतलों का झुंड है। ये बिल्कुल हम डिस्कवरी चैनल में प्राप्त कर सकते हैं अत्यधिक, क्योंकि लाइव तो हमें देखने को सिर्फ और सिर्फ चिड़ियाघर में, वो भी इतना सारा नहीं प्राप्त होगा, बहुत कम मिलेंगे, क्योंकि रहेंगे तब तो मिलेंगे ना। और यहाँ पर देखिए हमें बहुत कुछ बताया गया है यहाँ पर पक्षियों और प्राणी व्यापार का, कि जैसे कि इंसान इन सब का व्यापार कर रहा हो, कोशिश करना चाहिए न हो। और एक तरह से हम धीरे धीरे कोशिश किया जा रहा है ज्ञान के माध्यम से इन सब चीज़ों का बचाव का, हर चीज़ का, इन व्यापारों का प्रतिबंध लगाया जा रहा है। और जैसा कि हमें यहाँ पर बताया जा रहा है, यहाँ पर आपको देखिए एक अंतर्राष्ट्रीय परिपाटी दिया गया है जो कि CITES है, और इसमें भी द कन्वेंशनल ऑन इंटरनेशनल ट्रेड इन इंसर्ड स्पीसीज ऑफ वाइल्ड फौना एंड फ्लोरा के बारे में दिया गया है। फौना फ्लोरा कहने का मतलब वही छोटे छोटे जो जीव जंतु, जो प्राणी होते हैं, पेड़ पौधे, उनसे रिलेटेड। जैसा कि यहाँ पर माय फ्रेंड्स बताया जा रहा है कि अंतर्राष्ट्रीय परिपाटी की तरफ से एक तरह से CITES जो बनाया गया है, जैसे कि यहाँ पर हम देख सकते हैं कि द कन्वेंशनल ऑन इंटरनेशनल ट्रेड इन endangered species ऑफ वाइन फौना एंड फ्लोरा, यहाँ पर दिया गया है ना आपको, ये चीज़ बताया जा रहा है कि इसकी स्थापना की गई, क्यों की गई, यह बहुत आवश्यक था। और इस स्थापना में क्या कार्य रहता है कि सूची बनाई जाती है, यहाँ पर उन प्राणियों का और पक्षियों का सूची बनाया जाता है जिनका व्यापार किया जाता है मनुष्यों द्वारा, और उन्हीं व्यापार पर प्रतिबंध लगाया जा रहा है। ऐसा सही किया जा रहा है, एक तरह से संरक्षण का अच्छा उपाय है। आगे देखते हैं, यहाँ पर हमें बताया गया है, यहाँ पर आपको एक शब्दावली दिया गया है जिसमें कि जैव मंडल निचय के बारे में बताया गया है ना। यहाँ पर हम जैव मंडल को थोड़ा सा समझेंगे। शब्दावली जैव मंडल निचय, यह वैश्विक नेटवर्क द्वारा जुड़े रक्षित क्षेत्रों की एक श्रृंखला है जिसे संरक्षण और विकास के बीच संबंध को प्रदर्शित करने के इरादे से बनाया गया है। यह जैव मंडल को मतलब कि बनाया गया नेटवर्क एक तरह से बनाया गया है जो कि सबका संबंध को दर्शाया जाता है। यहाँ हमें देखिए फिगर में क्या दिखाया गया, ये राष्ट्रीय उद्यान हाथियों का झुंड बताया जा रहा है जो कि काजीरंगा का राष्ट्रीय उद्यान है। यहाँ पर हमें CITES के बारे में बताया गया है, क्या बताया जा रहा है, एक इन्फॉर्मेशन हमें दिया जा रहा है इसके प्रति कि सरकारों के बीच एक अंतर्राष्ट्रीय समझौता है। इसका उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि वन्य प्राणी और पौधों के नमूनों के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार से उनके जीवन को कोई खतरा नहीं है। मोटे तौर पर पशुओं की 5000 जातियाँ और पौधों के 28,000 जातियाँ रक्षित की गई है। भालू, डॉल्फिन, कैक्टस, प्रवाल, आर्किड और एलो कुछ उदाहरण हैं हमारे पास। तो ये इस प्रकार से माय फ्रेंड्स ये हमें बताया जा रहा है। इस हम प्राकृतिक वनस्पति और वन्य जीवन संसाधन के माध्यम से हमने कितना कुछ समझा और जाना, हम बहुत चीज़ जाने और समझे। यदि यह हमें इन्फॉर्मेशन नहीं हो तो हम शायद जुड़ न सके अदर प्राणी या वनस्पति या फिर हम भूमि, मृदा, जल, इन सभी के साथ जुड़ाव हमारा नहीं सही तरीके से रह सकता था। लेकिन हम इस पाठ के थ्रू हम सबको जाने और हमारा ज्ञान का और भी ज़्यादा विस्तार हुआ। तो माय फ्रेंड्स ये वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।
और जल्द मिलेंगे।